नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड, टीजीटी पीजीटी पैट हिस्ट्री पैट एग्जाम का हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट हम 6 लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य है अब की बार टीजीटी पीजीटी पैट पार। तो फ्रेंड्स, हम एक प्रतियोगिता करा रहे हैं, टेस्ट पास करो और निःशुल्क कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का केवल रजिस्ट्रेशन फीस केवल 20 रुपये है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑफिशियल ऐप ये वाला है, ठीक है। आप डाउनलोड कीजिएगा और हमारी क्लास को निःशुल्क ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ नोट्स भी आपको निःशुल्क दिए जा रहे हैं। हमारे कोर्स ये वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हमारे जो कोर्स है नेट हिस्ट्री 1 साल 6 महीने का है, ठीक है, और 1 महीने का है। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी का कोर्स है, टीजीटी पीजीटी का भी कोर्स है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल है, निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? मोहनजोदड़ो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। वहां से एक चौकोर मोहर प्राप्त हुई थी, ठीक है। और वहां पर एक पद्मासन की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा था, ठीक है। उसके जो दाईं ओर 2 पशु थे और बाईं ओर भी 2 पशु थे। तो आपको बताना है वो पशु कौन कौन से थे। आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन भी है। पहले में है सिंह, गेंडा, भैंसा, घोड़ा। दूसरे में है वृषभ, गेंडा, भैंसा, हाथी। तीसरे में है सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ। और चौथे में है व्याघ्र, गेंडा, भैंसा और हाथी। तो मोहनजोदड़ो में एक पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है। तो उस पर जो पशु अंकित हैं वो कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक तरफ उसके व्याघ्र और गेंडा है, दूसरी तरफ भैंसा और हाथी। व्याघ्र माने चीता, ठीक है, चीता बोल सकते हैं इसको हम। तो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर के ऊपर पद्मासन की यानी कि पद्मासन पाल्टी मारकर एक मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र है। पुरुष की दाईं ओर यानी कि ये दाईं ओर है, दाईं ओर चीता और हाथी है, ठीक है, चीता और हाथी है। और बाईं ओर गेंडा और भैंसा है। सिर पर, इसके सिर पर जो है त्रिशूल, जो है त्रिशूल की तरह जो है त्रिशूल की तरह जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख हैं, यानी कि इसके जो है 3 मुख हैं, एक आगे की तरफ, एक दाएं और एक बाएं। मार्शल विद्वान है। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव बोला है। क्या बोला है? रुद्र शिव, जिसे त्रिमुख पशुपति, योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया है। दूसरा सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले 4 आश्रमों यानी कि गृहस्थाश्रम, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, और संन्यास आश्रम। ये जो 4 आश्रम थे, ठीक है, तो उनका जो वर्णन है वो कहां पर आया है? पहला ऑप्शन है ईश, छांदोग्य, बृहदारण्यक और जाबालो उपनिषद।
तो फ्रेंड्स, चारों आश्रमों का जो वर्णन आया है वो जाबालो उपनिषद में आया है। अगर हम बात करें, अगर एग्जाम में आ जाए कि 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें किया गया, तो छांदोग्य उपनिषद में 3 उपनिषद का उल्लेख आया है। और अगर बात करें हम बृहदारण्यक में, तो बृहदारण्यक में गार्गी और गार्गी याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो है संवाद उसमें आता है, जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य कहता है गार्गी से, ज्यादा न बोलो अन्यथा तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 4 आश्रमों का जो वर्णन आया है वह आया है जाबालो उपनिषद में। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रय में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थानत्रय, भगवत गीता, भागवत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। तो आपको बताना है प्रस्थानत्रय, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रस्थानत्रय में जो सम्मिलित नहीं है वो है भागवत नहीं है, क्योंकि ये इसमें भागवत का उल्लेख नहीं, क्योंकि ये बाद में लिखा गया है, ठीक है। भगवत गीता प्रस्थानत्रय में है, उपनिषद है और ब्रह्मसूत्र जो है ये प्रस्थानत्रय में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? ठीक है, बुद्ध की, गौतम बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है, कि जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, कुशीनगर। तो वहां पर जो है उनकी जो यात्रा हुई थी, तो किस में उसका वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विस्तार या बुद्ध चरित्र। तो किसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है महापरिनिर्वाण सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। और उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मणों को। इसके बाद वे लगातार अपने विचारों से लोगों को अवगत कराते रहे। बुद्ध ने सबसे अधिक बार जो उपदेश दिए थे या वर्षावास किया था, क्योंकि पहले जो है प्राचीन काल में बहुत सारी वर्षा पड़ती थी, बारिश पड़ती थी, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोग असमर्थ थे। तो फ्रेंड्स, 21 बार गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में जो है वर्षावास किया। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका जो है महापरिनिर्वाण हो गया। ये जो अंतिम यात्रा थी उनकी, ये महापरिनिर्वाण सूत्र में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? गंगा अवतरण का दृश्य है, वो चित्र है, वो कहाँ है? मदुरै, ऐहोल, कांचीपुरम, मामल्लपुरम। गंगा को अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है मामल्लपुरम में, ठीक है। मामल्लपुरम जो है मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण की ओर समुद्र तट के पास में स्थित है। इसे अब महाबलीपुरम भी कहते हैं। इस नगर को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने, जो जिसका काल 620 से 688 तक था, ने स्थापित किया था।
यह नगर पल्लव शासकों के समय एक प्रसिद्ध क्या था, बंदरगाह था, बंदरगाह था। और बंदरगाह के साथ साथ में व्यापारिक केंद्र व सांस्कृतिक स्थल भी था। यह नगर आजकल उजड़ गया है, यानी कि ये जो नगर है आज की डेट में उजड़ गया है। पल्लव कालीन वास्तुकला के सुंदर जो उदाहरण मिलते हैं वह महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। यहीं पर गंगा अवतरण का चित्र अंकित है। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन या उपदेश दिए? पाली, मगधी, सुरसेनी या अर्ध मागधी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। महावीर जैन ने किस भाषा में या महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्ध मागधी भाषा में। दोस्तों महावीर स्वामी 24 में तीर्थकर थे, ठीक है, और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपने उपदेश जो आम बोलचाल की भाषा थी, यानी कि जो आम लोग बोलते थे, जन साधारण की भाषा थी, अर्धमागधी, उसमें उन्होंने उपदेश दिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 7, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? एलोरा, उदयपुर, नचना कुठार या खजुराहो? तो चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो। फ्रेंड्स खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर जो है लगभग 85 से 90 के करीब जो है मंदिर है एक ही जगह पर, और इतने विशाल मंदिर हैं और इतने अच्छे मंदिर हैं। तो फ्रेंड्स जो खजुराहो है वो मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध है। 10वीं से यानी कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के यानी कि 900 से लेकर 1100 के बीच में यहाँ पर जो है मंदिरों का निर्माण चंदेलों के काल में, ठीक है, क्योंकि चंदेलों ने खजुराहो में मंदिर बनवाए थे, तो चंदेलों के काल में मंदिर बनवाए गए। खजुराहो के सुंदर मंदिर में से अधिकांश का निर्माण राजा धंग ने करवाया था, ठीक है, जिसका काल 954 से लेकर 1002 ईस्वी था। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है, क्योंकि 85 जो मंदिर है लगभग का निर्माण का उल्लेख है, किंतु वर्तमान में यहाँ पर 30 ही मंदिर शेष बचे हैं। इन मंदिरों में शिव जी का मंदिर, वैष्णव मंदिर, शाक्त मंदिर, जैन धर्म से संबंधित कुछ मंदिर हैं। इन मंदिरों में कंडरिया महादेव का मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। यहीं से चतुष्पाद शिव की प्राप्ति चतुष्पाद शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? पहला ऑप्शन है पेरुमक्कल, आलनायक, सेरुंडाराम या बरट पोता गक्का। तो निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? चोल वंश का राजस्व या भू राजस्व अधिकारी था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बरेट्टप्पो गागक्का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि का था, जिसे ग्राम सभाएं वसूल
करती थी। कई बार जमा चुका है। जो राजस्व था वो ग्राम सभा जो है वसूल करती थी। ठीक है, हर एक गांव में ग्राम सभा होती थी। कृषि उत्पादन का 1/3 1/3 राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। चोल सम्राट राजराज चोल सम्राट राजराज तथा कुलोत्तुंग कुलोत्तुंग ने भूमि की नाप करवाई, ये भी इंपोर्टेंट है। उपज के अनुसार भूमि को 12 कोटियों में विभाजित किए जाने का जो विवरण प्राप्त होता है वो चोल अभिलेखों से प्राप्त होता है। राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को बोलते थे बरिट्टगो कक्का। क्वेश्चन नंबर 9 है, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ है? दोस्तों, तमिल जो संगम जो साहित्य है उनमें 3 संगम हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इस सवाल में पूछा गया है कि तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी, यानी कि यह जो था कहां पर हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कांची, दूसरा तंजौर, तीसरा मदुरै, चौथा उरायूर। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहां थी? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरा संगम था वो हुआ था मदुरै में, जबकि पहला भी मदुरै में हुआ था। ठीक है, पहला भी मदुरै में, और दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, अलेव में, कपाटपुरम में, और तीसरा मदुरै में। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। पांड्य शासक थे उनके संरक्षण में हुआ था। 3 संगमों का आयोजन हुआ, पहले का स्थान मदुरा, दूसरे का स्थान कपाटपुरम, तीसरे का भी मदुरा। और प्रथम जो संगम था उसकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने। इसी ने अगस्त ऋषि ने की थी। दूसरे की थी तोलकाप्यर ने, तोलकाप्यर, जिसने तोलकाप्यर लिखा है, तोलकाप्यर। और तीसरे का हुई थी मदुरै में, इसके हैं नक्कीरर, अगस्त के चेला या शिष्य। क्वेश्चन नंबर 10, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? एक नगर, एक जिला, एक प्रांत या कुछ ग्रामों का समूह। तो चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। कमेंट कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम जो था वो कुछ गांव का समूह था। प्रशासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य 8 प्रांतों में डिवाइड था। प्रांतों को मंडल भी कहते थे। ठीक है, प्रांतों को मंडल भी कहते थे। मंडल का विभाजन कोट्टम में था। कोट्टम जो आजकल के कमिश्नरियों मंडलों के अधीन था। कोट्टम को नाडु या जिला में बांटा गया था। ठीक है, या जिला में बांटा गया था। नाडु के अंतर्गत ग्राम, बहुत सारे गांव आते थे जिन्हें कुर्रम कहते थे। क्या कहते थे? कुर्रम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम सभा थी, जो राजस्व वसूल करती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रुद्रा देवी किस वंश की रानी थी? वारंगल के काकतीय, बादामी के चालुक्य, मदुरै के पांड्य या बेंगी के पूर्वी चालुक्य। रुद्रा देवी किस वंश की रानी थी?
तो फ्रेंड्स, रुद्रा देवी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी, क्योंकि गणपति काकतीय वंश का गणपति काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। गणपति के बाद उसकी पुत्री रुद्रामा 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 काकतीय राज्य की शासिका बनी। यादव वंशीय महादेव ने उसे पराजित किया। ठीक है, यादव वंश का एक राजा था जिसका नाम था महादेव, उसने उसे पराजित किया। इसके बाद वारंगल के काकतीय वंश की शक्ति तथा प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार प्रताप रुद्रदेव ने किया। मोहम्मद तुगलक ने इस राज्य को सल्तनत का अंग बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, उस गुप्त बाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी। कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी या दत्ता देवी। तो फ्रेंड्स, उस गुप्त बाकाटक रानी का उल्लेख जो था जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी, उसका नाम था प्रभावती गुप्ता। तो फ्रेंड, जो प्रभावती गुप्ता थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह उन्होंने बाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र थे। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता अपने पुत्र दिवाकर, एक पुत्र का नाम था दिवाकर, दिवाकर सेन को गद्दी पर बैठाकर उसकी क्या बन गई, संरक्षिका बन गई। प्रभावती के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से उसके भूमि अनुदान में देने का उल्लेख मिलता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 13, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? परमार, पल्लव, गुप्त या चंदेल। तो किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। गुप्त जो राजा थे उनके एक गुप्त राज्य साम्राज्य में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ जिनमें गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं। भारत में मंदिरों का पूर्ण विकास गुप्त काल से मिलता है। इस समय कई मंदिरों का निर्माण हुआ जिसमें सांची का मंदिर, सांची, एरण, तिगवा आदि के मंदिर प्रसिद्ध हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बनी चौखट, ये गर्भगृह है, ठीक है, इस पर प्रवेश द्वार पर बनी चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और पूरम वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं जो गुप्त काल की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? सांची, अमरावती, देह कुठार या कनगनहल्ली। काफी अच्छा सवाल है, वेरी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है कनगनहल्ली। यह पड़ता है कर्नाटक में। कनगनहल्ली
स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्गत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। यह स्थल कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के चितलपुर तालुका में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि अशोक की जो पत्थर की मूर्ति मिली है और उस पर उसका नाम जो है मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की? अमुक्तमाल्यद का मतलब है मोतियों की माला। तो पहला ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत। तो अमुक्तमाल्यद जो है वो किस भाषा में लिखी है? तो फ्रेंड्स ये लिखी है तेलुगु भाषा में, ठीक है, क्योंकि ये विजयनगर में पड़ता था। विजयनगर के तुलु वंश के थे ये, जिनका काल 1509 से लेकर 1529 ईस्वी था। ठीक है, विजयनगर के तुलु वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 था। उसके दरबार में आठ दिग्गज या 8 कवियों की एक मंडली रहती थी, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान थे। उसने स्वयं तेलुगु में अमुक्तमाल्यद की रचना की तथा यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। बाबर ने इसको उस समय की तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, सर्वतात या पुष्यमित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये बाकटक जो वंश था उसके संस्थापक बिंद शक्ति का बेटा था। बिंद शक्ति के बाद उसका पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन, इसका जो काल था 275 से लेकर 335 ईस्वी था, शासक बनाए। बाकाटक वंश का यह अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। वह धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध यानी कि दोस्तों उसमें क्या होता है कि एक घोड़े को जो है बेचते हैं और जहां तक वह घोड़ा जाता है, यानी कि यहां से घोड़ा छोड़ा यहां तक, और जहां तक घोड़ा जाएगा वहां इस राजा का राज्य होगा, और कोई भी राजा इसको रोक देगा और उसको जो है इस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हार जाएगा तो ये घोड़ा आगे बढ़ जाएगा, और ये हार जाएगा तो फ्रेंड्स ये जो राज्य है ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा उसका। तो जिसने 4 अश्वमेध किए, इसने एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान इसने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? जिल्ले लाई बोल सकते हैं इसको, वलवन, बेलो लोदी, तो तुगलक या इल्तुतमिश। जिल्ले अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है
किससे संबंधित है? जिल्ले अल्लाह का मतलब है दोस्तों खुदा का प्रतिबिंब, या खुदा की तरह एक फोटोकॉपी, प्रतिबिंब माने शीशा, खुदा का प्रतिबिंब, खुदा की तरह दिखने वाला। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बलबन। बलबन जो है मामलुक वंश का राजा था, ठीक है। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्त की, कई बार जन्म आ चुका है ये लौह एवं रक्त की नीति। और यह निम्न कुल के व्यक्तियों से बहुत नफरत करता था। भारत में सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है, लेकिन बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद, अधिकार एवं राजत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। बलबन के राजत्व सिद्धांत की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि वह राजत्व को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियाबत एक खुदाई मानता था। मान मर्यादा की दृष्टि से उसे पैगंबर के बाद स्वीकार करता था और वह सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब, जिल्ले इलाही तथा उसके हृदय को देवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार मानता था। फ्रेंड्स ये थोड़ा कट्टर था, ठीक है, और ये ठाट बाट से दरबार में बैठता था और इसके सामने जो भी हंसता या ज्यादा बोलता उसको दरबार से निकाल फेंकता था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है मेवाड़, रणथंबोर, दिल्ली या बंगाल। तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका जो काल था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी था, परंतु इसने जो है जो हमले की शुरुआत की वो रणथंबोर से की। रणथंबोर का जो आक्रमण था वो 1301 में इसने किया था, क्योंकि 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से भिलसा को लूटा, जिसके फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को अवध की सुविधा दी गई। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा, इलाहाबाद के पास में कड़ा है, वहां पर इनका जो है वध कर दिया या इनको मार दिया। अलाउद्दीन समाजवादी विचार का घातक था, उसने जो है विश्व विजय का ठान लिया, परंतु उसके जो कोतवाल था उसने मना कर दिया। इसी के तहत उसने रणथंबोर पर स्वयं आक्रमण किया और छल से उसने 1301 में रणथंबोर को जीत लिया। रणथंबोर पर उस समय चौहान राजपूतों का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 19, तुर्कान ए चहलगामी का उल्लेख सबसे पहले किसने उल्लेख किया है? तुर्कान ए चहलगामी, जिसमें 40 गुलाम सदस्य थे, ठीक है, 40 गुलाम सदस्य थे। इसको जो है चहलगामी का इल्तुतमिश ने जो है स्थापित किया था। तो सबसे पहला जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? किताबुल रहला, फुतूत अल सलातीन, तबकात नासरी या खजान फुतूल। तो तुर्कान चलगामी या 40 दल, 40 दल बोलते हैं इसको, 40 दल भी बोलते हैं, 40 दल, क्योंकि इसमें 40 गुलाम सदस्य थे जो राजा के वफादार थे। तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे पहला उल्लेख मिला है वो इसामी की पुस्तक है फुतू अल सलातीन, उसमें मिलता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, याहिया बिन अहमद सरहिंदी या अब्दुल मलिक इशामी? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इब्न बतूता ने, क्योंकि इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। इब्न बतूता का वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। क्या था? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। ठीक है, मोहम्मद। वह अफ्रीका के मोरक्को का मूल निवासी था। ठीक है, पश्चिमी एशिया के विभिन्न नगरों का भ्रमण करते हुए 1333 ईस्वी में उसने सिंध में प्रवेश किया और भारत में प्राय 14 वर्ष तक रहा। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद इब्न बतूता ने रेहला, इसकी पुस्तक का नाम है रेहला नाम से अपना यात्रा विवरण लिखा और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द से संबोधित किया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? अगर आपको ऐसी ही क्लास करनी है तो फ्रेंड्स आप हमारे जेबी स्टडी पॉइंट को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ऐसी निःशुल्क को तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और वहां पर आपको नोट्स भी जो है मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कितने आपके सवाल ठीक हुए। और तो अगर आपको 20 में से 15 भी ठीक है तो आपका नेट जो टीजीटी पीजीटी है वो दूर नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।